हम लोग हाई स्कूल कक्षा 10 के अंशाल पेपर के लिए बात कर रहे थे। इसमें पिछले दो वीडियो में आपको 2020 का पेपर सॉल्व करके बताया गया था। उसमें पिछले दो वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 5 तक पूरा कर लिए थे। प्रश्न नंबर 6वां 4 प्रश्नों का एक है सीरीज 4 नंबर का, प्रश्न नंबर 7वां और 7वां, ये 2 प्रश्न और बचा हुआ है। ये प्रश्न जो है इस वीडियो में पूरा किया जाएगा। 6वें का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसका जो पहला क्वेश्चन है यह है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रश्न में हम लोगों को सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसे हम लोग विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं। इसको आपको पहले भी बताया गया है। विरोधाभास विधि से किसी प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, तो विरोधाभास विधि में जिस भी प्रश्न को आपको हल करना होता है या जो सिद्ध करना होता है, सीधे उसका विलोम अपोजिट मानते हैं। जैसे आपको सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसकी पहले लाइन जो होगी, इसका जो पहला लाइन होगा, इसके सॉल्यूशन में इसका जो पहला लाइन होगा वो यही होगा कि लेट अस सपोज 3√2 विल बी ए रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसकी पहली लाइन यही होगी कि इसे हम लोग क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। और परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो इस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए इसको लिखा जा सकता है। इसलिए 3√2 विल बी इक्वल टू P/Q। जब इसको हम लोग परिमेय संख्या मान रहे हैं तो मानने के आधार पे इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो P और Q है, इसमें विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? तो पहली विशेषता होती है कि इस Q का मान जो शून्य ना हो, Q का मान जो शून्य के बराबर ना हो। क्योंकि अगर Q का मान शून्य होगा तो समथिंग बाई 0 अगर करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग किसी भी संख्या में जब शून्य का भाग करते हैं तो उसका मान जो है अपरिभाषित होता है, वह परिभाषित मान में सम्मिलित नहीं है, वह अपरिभाषित मान हो जाएगा। इसलिए Q का मान कम से कम शून्य ना हो। और भी इसमें होता है P और Q की विशेषता में दूसरी विशेषता क्या होती है, तथा P और Q का कोई उभयनिष्ठ सार्वभाजक, P और Q का कोई उभयनिष्ठ सार्वभाजक न हो। सार्वभाजक न होने का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 6/12, तो 6/12 को 6 को लिख सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं 4×3, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2×2/3। तो 6/12 में ये 2 और 3 दोनों सार्वभाजक हैं। ये दोनों जो है दोनों में पाए जा रहे हैं, उभयनिष्ठ हैं। और यहाँ पे लिखें हम 3/4, तो इसमें कोई भी डिजिट जो है सार्वभाजक नहीं है। इसका चाहे आप फैक्टराइजेशन करें या ना करें, इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है जो अंश हर दोनों में पाया जा रहा है। अगर ऐसी संख्या पाई जा रही है तो सार्वभाजक है, और नहीं पाया जा रहा सार्वभाजक नहीं है। मतलब ये जो P/Q है यह 6/12 के रूप का नहीं है, ये 3/4 का रूप का है। मतलब अंश और हर में जो अंक हैं उन अंकों में कोई उभयनिष्ठ कामन अंक, कॉमन डिजिट का अंक जो है नहीं है। ऐसा करके P और Q को माना जाता है। तो ये 2 विशेष रूप से इस P और Q की विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है कि Q विल बी नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q हैव नो कॉमन मल्टीपल, कोई उभयनिष्ठ इसमें गुणनखंड ना हो या कोई कॉमन डिवाइजर ना हो। ये हो गया।
अब इसके आगे का प्रोसेस होता है कि इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण 1 का वर्ग करते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 का वर्ग करेंगे लोग तो ये इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 2 यानी कि 18, इधर हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे लोग तो ये हो जाएगा 18q इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू। तो यहाँ जब p और q का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, वो वेनिश सारभाजक नहीं है, तो p स्क्वायर, अब यहाँ यही लॉजिक दे के लिखते हैं कि चूंकि p और q, p तथा q का कोई उभयनिष्ठ सार्वभाजक नहीं है, सार्वभाजक नहीं है, तो p स्क्वायर और q का, तो p स्क्वायर तथा q का कोई सार्वभाजक नहीं होगा। ये एकदम कन्फर्म है कि जब इसका कोई उभयनिष्ठ सार्वभाजक नहीं है p और q का, तो p स्क्वायर और q का भी कोई उभयनिष्ठ सार्वभाजक नहीं होगा। जैसे यहाँ अलग से देख लें कि हम एक अंक लिए थे 4/3, तो अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो ये 16 होगा और इसका 3। तो जब 4 और 3 में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है तो 16 और 3 का भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। तो इसके आधार पर कहा जाता है ये। अब यहाँ ये देखा जा रहा है कि ये जब p स्क्वायर और q में कोई सार्वभाजक नहीं है तो p स्क्वायर और q, p स्क्वायर बाई q एक परिमित संख्या हो गई, और ये 18 इंटू q एक डिजिट, एक अंक है। तो 18 का जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक संख्या मिलेगा। यह संख्या जो है परिमेय संख्या, ये तो निश्चित एक परिमेय संख्या है और यह एक संख्या है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, इसलिए p स्क्वायर बटे q एक परिमेय संख्या है, जबकि 18q क्या है, एक पूर्णांक है। तो कोई पूर्णांक जो है किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ लिखेंगे 18q बराबर नहीं होगा किसके, p स्क्वायर बटे q के। ये बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो माने थे कि इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, यह संभव नहीं है। तो इसके आगे हम लोग लिखते हैं, इसलिए हमारा मानना, अतः हमारा मानना क्या है, हमारा मानना असत्य है। तो क्या माने थे हम लोग माने थे कि 3 करीब 2 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है। तो सत्य क्या होगा, तो नीचे लिख देंगे, इसलिए 3√2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आके ये सिद्ध हो जाता है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 3√2 हो, 4√2 हो, या कुछ भी हो, इस तरह से √2, √3, √5, √7 या 2√2 या 2 प्लस √2, इस तरह से अगर प्रश्न दिए जा रहे हैं, या 2 प्लस √5, तो इन सभी प्रश्नों में बस यही एक उपाय लगाते हैं और उन प्रश्नों में इस तरह से लाके यहाँ पे कंट्रडिक्शन दिखाते हैं, विरोधाभास दिखाते हैं, और इस प्रकार हमारा मानना सत्य हो जाता है और इस प्रकार जो है यह प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रश्न को हल करने की इस विधि को हम लोग कहते हैं कंट्रडिक्शन मेथड या विरोधाभास विधि। यह है 6वें का क। इसके बाद 6वें का ख। 6वें का ख जो है एक सीधा सरल प्रश्न है, बहुलक का प्रश्न है। प्रश्न में अभी आपको बता रहा हूँ। प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर प्रश्न दिए हैं, वर्ग अंतराल दिए हैं। तो प्रश्न में जैसे दिए हैं वैसे दिए हैं, आप अपने कॉपी में जो ऐसे अच्छे से बना लीजिएगा। वर्ग अंतराल के बाद दिए हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। अंतराल दिए हैं 20 का, 0-20, 20-40, फिर 40-60, 60-80, और ये 140 तक गया है। 80-100, 100-120 और 120-40, 140। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 0-20 का है 6, 8, 10, 12,
6, 8, 10, 12 और फिर 6, 5 और 3, 6, 5 और 3। इसमें हम लोग को बहुलक निकालना है। तो बहुलक अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक कौन सा मान होता है? तो अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक वह मान होता है जो दिए गए आंकड़े में सर्वाधिक बार आया और सबसे अधिक बार जो पद आया होता है वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो 60 और 80 का डिफरेंस है, इसमें ये जो सबसे अधिक बार आया है 12। तो ये 12 जो सबसे अधिक बार आया है यही बहुलक, यही इसका बहुलक जो है 12 ही है। तो इस पूरे आंकड़े का बहुलक निकालना कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम लोग सबसे पहले चूज करते हैं कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता 12 की है, इसलिए बहुलक वर्ग जो बारंबारता 12 का वही बहुलक वर्ग हो जाता है। तो आंकड़े का बहुलक वर्ग 12 के सापेक्ष जो 60, 80 है, बहुलक वर्ग 60, 80 है। इसलिए यहाँ पे ये F0 हो जाता है, ये F1 हो जाता है, ये F2 हो जाता है, ये EL हो जाता है। तो F0 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, F1 हो जाएगा 12, F2 हो जाएगा 6 और इसमें EL हो जाएगा, EL बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, EL हो जाएगा 60 और H भी चाहिए इसमें, H इस बहुलक वर्ग का अंतराल, तो H का मान हो जाएगा 20। ये बहुलक वर्ग हम लोग सबसे अधिक बार जो जिसकी आवृत्ति होती है वही उसी के सापेक्ष जो वर्ग अंतराल होता है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। अब इसके सापेक्ष जो बारंबारता ये F1 है, इसके पहले की जो बारंबारता होती है F0 होती है, इसके बाद की जो बारंबारता होती है वो F2 का होता है। अब यहाँ से हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं। अब बहुलक का सीधे सूत्र होता है, बहुलक वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू होता है यहाँ पे H। ये बहुलक वर्गीकृत आंकड़े के बहुलक का सूत्र होता है। अब यहाँ से हम लोग सीधे सीधे मान रख के बहुलक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे L का मान है 60 धन F1 का मान है 12, F0 का मान है 10। अब 2 गुणे 12 ऋण F0 10, F2 6 और इसका मान है 20। इसी को हल कर लेना है। अब हल करने के लिए आप 12 में से 10 घटा सकते हैं। यहाँ पे 2 गुणे 20, इसको यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 दूनी 24 में से 16 घटाने हैं। 24 में से 12 दूनी 24 में से 10 6 16, तो ये बचेगा नीचे 8। इससे इसको काट सकते हैं 4 बार में, 4 से इसको काट सकते हैं 5 बार में और 60 और 5 जोड़ देंगे, सीधे सीधे हो जाएगा 65। तो इस दिए गए आंकड़े का बहुलक होगा 65। ये बहुलक का हो गया। ये छठवें का ख, छठवें का ग है। टाइम पे भी ध्यान देना है, बोर्ड का प्रश्न है। तो टाइम तो अधिक इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको बोलना है, समझाना है, फिर लिखना है। और जब अकेले इस प्रश्न को हल करना है तो सिर्फ सोच समझ के केवल लिख देना है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वें का ग, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि द्विघात बहुपद एक पॉलिनोमियल दिए हैं px, दिए हैं p माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1। एक बाइनोमियल पॉलीगॉन है, द्विघात बहुपद p माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक ऋण 3 है। इसका एक शून्यक दे रहे हैं, शून्यक दे रहे हैं, कितना शून्यक दे रहे हैं, एक ऋण 3। तो कह रहे हैं p का मान ज्ञात कीजिए। तो जब यह एक बहुपद है दो घात का, तो दो घात का बहुपद है तो 2 ही शून्यक होंगे, 2 में से एक शून्यक दिया हुआ है, तो इसमें दूसरा शून्यक निकालना है। दूसरा शून्यक नहीं निकालना है, p का मान निकालना है।
बहुत अच्छी बात है। शून्यक क्या होते हैं? तो किसी भी बहुपद का शून्यक वह मान होता है उस जिसे उस बहुपद में रखने से बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न के हल के लिए हम लोग सीधे यहीं से चलेंगे, लॉजिक यहीं से लेके चलेंगे। क्या? ये बहुपद दिया हुआ है और नीचे लिख देंगे सिंस -3px का एक शून्यक है, क्योंकि इसके दो शून्यक होंगे तो इसका एक शून्यक जो है -3 है, इसलिए p-3 का मान क्या होगा? p-3 का मान शून्य होगा, क्योंकि शून्यक वह मान होता है जिसे बहुपद में रखने से बहुपद का मान वैनिश कर जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। तो इस मान को यहाँ रखेंगे तो p-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे लो तो -3 का स्क्वायर है तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ से 9p-9, ये 9 होगा, 9 का p-1 दोनों में गुणा होगा और यहाँ होगा -3p इज इक्वल टू -1 को उधर ट्रांसपोज कर दिए। अब 9p में से 3p निकलेगा, यहाँ बचेगा 6p, इधर -1 और प्लस 9, ये हो जाएगा 8। इट मीन्स p विल बी इक्वल टू 8/6 यानी कि 4/3, ये हो जाएगा p का मान और यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। बहुत छोटा सा प्रश्न, एक सांस में लगने वाला प्रश्न, बहुत सिंपल और छोटा सा प्रश्न। ये हो गया 6वें का ग। और 6वें का अंतिम प्रश्न अब हम करने जा रहे हैं 6वें का घ, लास्ट क्वेश्चन। इसको अगर नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी प्रश्न आपको नोट करना है तो यहीं पे जब सॉल्व हो रहा है वीडियो पॉज कर दीजिए, यहाँ पे आंसर उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद से है 6वें का घ है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें रचना वाले प्रश्न में जब भी बात आवे तो हमारे हिसाब से एक काम करना चाहिए, एक रफ डायग्राम बना लेना चाहिए। रफ डायग्राम बना के उसमें ये समझ लेना चाहिए कि क्या क्या मान दिया है और किस तरह से हम रचना प्रारंभ करें कि रचना हमारा जो है ठीक से पूरा हो जाए। अब जैसे हम ही क्या कर रहे हैं कि रफ डायग्राम बना ले रहे हैं। प्रश्न में दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC बना है जिसमें BC बराबर 6 सेमी, 6 सेमी का BC खींचना है, कोण B बराबर 60 अंश, इस कोण को 60 अंश का बनाना है। BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी, AB का मान भी दिए हैं 5 सेमी। बहुत अच्छा, त्रिभुज तो बन ही जाएगा, त्रिभुज बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहे हैं फिर एक त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं संगत भुजाओं का 3/4, मतलब इसका 4 हो तो उस बनने वाले त्रिभुज की भुजा कितनी हो? 3 हो। इस त्रिभुज के भुजाओं का उसका अनुपात जो है 3/4 का हो। तो इसमें खूब अच्छे से आप प्रश्न में ज्ञात है लिख लीजिए, फिर रचना करना है लिख लीजिए। ज्ञात है त्रिभुज ABC में AB बराबर 5, BC बराबर 6, कोण B बराबर 60 अंश। रचना करना है तो त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिए गए त्रिभुज के भुजा के अनुपात के साथ कितना है? 3/4 है। इस त्रिभुज के भुजाओं का 3/4 है, मतलब इसका अगर 4 है तो उस बनने वाले त्रिभुज की भुजा कितनी होनी चाहिए? 3 सेमी का होना चाहिए। तो यह रचना जो है एकदम मतलब गणितीय विधि से और एकदम नाप कर होगा, एक्यूरेट मापन से होगा। तो इसकी पहले रचना करने के लिए सबसे पहले हम लोग BC 6 सेमी का एक रेखा खींच लेंगे इंच पटरी से, और सेट स्क्वायर से आप यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाता हुआ या प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं, एक रेखा खींच लेंगे और इसकी लंबाई कितना रखेंगे? 5 सेंटीमीटर। अब ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब A से C को मिला देंगे, ये दिया गया त्रिभुज है। अब आपको क्या करना है? इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा जो है इस त्रिभुज की भुजा का 3/4 भाग हो या अनुपात में 3/4 हो। उसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम लोग इसके एक भुजा को बांटते हैं। कैसे? तो BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं और इस रेखा में किसी भी लंबाई के 4 बराबर चाप काट लेते हैं किसी भी प्रकार से। मान लीजिए प्रकार में आपने 1 या 1.5 सेमी ले लिया तो नोक को यहाँ रखेंगे, एक चाप काटेंगे, फिर नोक को यहाँ रखेंगे, फिर दूसरा चाप, फिर तीसरा चाप और फिर चौथा चाप। 1, 2 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1, x2, x3, x4। ये नीचे 4 है तो 4 ही चाप काटेंगे
अब इस चौथे कटान से इस सी बिंदु को डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ध्यान रहे, जो अंतिम रचना बननी है वही सबसे गाढ़ा होता है, उसके पहले की जो रचनाएं होती हैं या तो वो बहुत बारीक हल्की खींची जाती हैं या डॉटेड लाइन से खींची जाती हैं। अब बनने वाले त्रिभुज की भुजा अगर 1 संबंधी 4 के अनुपात में होता तो यहाँ से लेके चलते, 2 संबंधी 4 के अनुपात में होता तो यहाँ से लेके चलते, 3 संबंधी 4 के अनुपात में होता तो यहाँ से लेके चलते। तो इस बार 3 संबंधी 4 ही दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे और इस तीसरे बिंदु से इस रेखा के समानांतर, तो सेट स्क्वायर से आप इस रेखा के समानांतर रेखा खींच सकते हैं। तो इस रेखा के समानांतर रेखा खींचेंगे तो आपको ऐसे एक मिलेगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहाँ से बिंदु सी से फिर AC रेखा के समानांतर रेखा खींचते हैं और यहाँ से रेखा खींचेंगे इस AC रेखा के समानांतर, तो यहाँ मिलेगा A डैश, इसको मान लीजिए C डैश। इस प्रकार जो त्रिभुज A डैश B C डैश बना, यह त्रिभुज ABC के समरूप होगा और इस त्रिभुज की भुजा दिए गए त्रिभुज की भुजा का 3/4 अनुपात में होगा। ये तो रचना हो गया। अब इसमें आपको लिखना होता है, देखिए क्या क्या लिखना होता है मैथ के रचना में। सबसे पहले गिवन डेट या ज्ञात है लिखेंगे, फिर रचना करना है कि क्या आपको बनाना है वो लिखेंगे, ये दोनों चीज़ आपको प्रश्न में मिल जाएगा। फिर रचना जो बना रहे हैं उसको आप लोग लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन या रचना के चरण या रचना के पद में। रचना के पद में जैसे आप रचना किए वैसे लिख दीजिए। BC बराबर 6 सेमी का रेखा खींचा, पहला पॉइंट। BC के साथ बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाते हुए 5 सेमी की दूसरी रेखा खींचा, दूसरा पॉइंट। A से C को मिला दिया, ये एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में चौथे पॉइंट में चलिए, BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा है BX खींचा और इसे 4 बराबर भागों X1, X2, X3 और X4 में बांटा। अगला स्टेप, अगला नंबर कि X4 को C से मिलाया, उसके आगे X3 से X4 C के समानांतर एक रेखा खींचा जो BC को C डैश पे काटता है। और अगला रचना के पद में कि C डैश से AC के समानांतर रेखा खींचा जो AB को A डैश पे काटता है। और अंतिम पॉइंट A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है जो दिए गए त्रिभुज के समरूप है और इसके भुजा का अनुपात दिए गए त्रिभुज के भुजा के अनुपात का 3/4 होगा। ये सिद्ध भी करना पड़ता है और उसको आप सिद्ध करेंगे उपपत्ति में। उपपत्ति या प्रूफ में क्या सिद्ध करेंगे? उपपत्ति में ये सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज A डैश B C डैश की भुजा और त्रिभुज A B C के भुजा में अनुपात जो कितने का है? 3/4 का है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ से देख लीजिए, BX3C डैश, त्रिभुज BX3C डैश और त्रिभुज BX4C, ये दोनों समरूप हैं। कैसे कि ये हम लोग समानांतर खींचे हैं तो ये संगत कोण होंगे और संगत कोण होने के नाते ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये समरूप होंगे तो यहाँ से BX3/BX4 का वैल्यू जो है BC डैश बाई BC के बराबर होगा। अब BX3 का मान यहाँ से एक ये है, एक ये है, एक और एक मिलके ये 3 हो जाएगा और BX4 से सीधे 4 हो जाएगा, ये BC डैश और बटे BC। तो यहाँ आगे सिद्ध हो जा रहा है कि त्रिभुज A डैश B C डैश की जो भुजा होगी त्रिभुज ABC के भुजा के अनुपात में कितना? 3/4 के अनुपात में होगा। तो ये काम छोटा सा लेकिन इसमें करना ज़्यादा है, ये सब लिखना है तो इसमें काम जो है कम नहीं है, पूरा काम है और प्रश्न भी 4 नंबर का है। अगर इसमें आप कोई स्टेप मिस करते हैं, प्रूफ वाला स्टेप या ज्ञात है रचना करना, रचना पद कोई स्टेप मिस करते हैं तो उसी के नंबर आपको सिर्फ इस फिगर पे नहीं मिलेगा, नंबर इन सब चीज़ों को लिखने पर ही आपको इस प्रश्न का पूरा नंबर मिलेगा। तो इसमें अगर आपको 4 नंबर पाना है तो जितनी बातें आपको बताई गई हैं सब लिखना होगा, करना होगा, तभी आप इसमें पूरा नंबर पा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रश्न नंबर 6 की। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, जिसमें कुल 4 प्रश्न दिए हैं और उसमें से आपको 2 ही प्रश्न करना है, अथवा करके इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है। तो 7वें का
क्वेश्चन नंबर 7, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है आपके का वो पेपर में, और ये प्रश्न जो है कुल 6 नंबर का अकेले होता है, एक प्रश्न ही 6 नंबर का है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 बाई 2x माइनस 1 माइनस 5 माइनस ने इक्वल टू 5 है समीकरण है, और इसमें कंडीशन दिया है कि x विल बी नॉट इक्वल टू -3.5। तो ये कंडीशन तो इस बात के लिए दिया जाता है कि अगर x का मान 3 या 1/2 हो जाए तो 3 होगा, तो ये हर 0 होगा तो ये अनंत हो जाएगा, अनंत में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे वो अनंत हो जाएगा, इसके लिए ये दिया जाता है। और 1/2 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो इससे अनंत हो जाएगा। तो ये कंडीशन रहना चाहिए, कंडीशन नहीं रहेगा तो यह समीकरण जो है इन मानों पे सेटिस्फाई नहीं होगा। इस मान पे x के मान 3 और 1/2 पे इस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। इसको हल कैसे करेंगे? तो एक चीज़ देखिए, एक चीज़ कॉमन है इसमें, 2x माइनस 1 यहाँ भी है तो 2x माइनस 1 यहाँ है, x प्लस 3 यहाँ है, तो मतलब जो इसमें है वही इसमें, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके इसका व्युत्क्रम उसमें चला गया है। तो इसमें सबसे पहला काम करिए, ये 2 घात का समीकरण है, सबसे पहला काम करिए कि इसको ये x प्लस 3 इक्वल टू वाई मान लीजिए। ये 2 घात के समीकरण का प्रश्न है, और ये 2 घात समीकरण के रूप में प्रश्न नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम लोग 2 घात समीकरण के प्रश्न के रूप में बदल के तब हल करेंगे। कैसे बदलेंगे उसके लिए हम समझा रहे हैं कि इसको अगर आप y मान लेते हो तो इसका व्युत्क्रम करोगे तो कितना होगा, तो यहाँ से व्युत्क्रम करोगे तो x प्लस 3 इसका 2x माइनस 1, तो यहाँ का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। जब LHS का रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो RHS का भी रेसिप्रोकल लेना होगा, तो 1/y हो जाएगा। अब इन मानों को उठा के इसमें रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 2y माइनस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 5। अब पूरे समीकरण में क्या करिए, पूरे समीकरण में y का गुणा कर दीजिए, तो 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5y, या और थोड़ा सा हल करेंगे लोग तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 2 मानिए, ये दिया गया समीकरण है। अब देखिए ये समीकरण 2 घात में नहीं, ये समीकरण 2 घात में आ गया। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ से हल करने पे y के हम लोगों को 2 मान मिलेंगे, उन 2 मानों को यहाँ रखेंगे तब जाके x का मान मिलेगा। तो 6 नंबर का प्रश्न है, कुछ समय तो लगेगा। अब यहाँ 2 घात के त्रिपदिक व्यंजन गुणनखंड विधि से कर लीजिए, तो 2 और 3 का गुणा कराएंगे तो ऋण 6 आएगा, और ऋण 5 को तोड़ेंगे किस में, ऋण 5 को तोड़ेंगे 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे तोड़ लीजिए। 2y का मान तो y माइनस 3 प्लस 1 का मान तो y माइनस 3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे लोग तो y माइनस 3, ये कॉमन हुआ इन 2 पदों में से, तो बचा कितना 2y माइनस 2y प्लस 1 बचा। अब इसको हल करेंगे लोग तो निकलेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे लोग तो निकलेगा y इज इक्वल टू 3, और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे लोग तो निकलेगा y इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब y का मान 3 और माइनस हाफ समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो y अब यहाँ से ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब 3 गुणा कर लें तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x और प्लस 9। अब 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 9 और प्लस 1, ये हो गया माइनस x इज इक्वल टू 10, माइनस x इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10, ये पहले वैल्यू हो गई x का। x का एक मान और निकलेगा कब, यहाँ से एक निकला, एक यहाँ निकलेगा y बराबर माइनस हाफ पर, क्या होगा तो फिर उसमें माइनस हाफ रखिए 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब फिर 3 गुणा कराइए, इसका इधर हुआ तो 4x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x
और यहाँ होगा -3। अब इधर से चलेंगे लोग तो 4x प्लस x इज इक्वल टू -3 प्लस 2, ये 5x इज इक्वल टू -1, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/5। ये दो वैल्यू हो गया -10 और -12। ये इस समीकरण के दो मान होंगे, दो हल होंगे, ऋण 10 और ऋण 1/2। तो उत्तर आप लिख देंगे ये जो भी है, इसको उत्तर में अलग से बना के लिख देंगे। ये है प्रश्न नंबर 7वें का क का एक अथवा भी दिए हैं। अथवा जो है ये भी दो घात के समीकरण से ही प्रश्न हल होगा। इबाती प्रश्न है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है। भिन्न का हर अधिक है, अंश कम है। 7वें के क का अथवा। क्वेश्चन नंबर 7वें के क का अथवा लभाग। आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे आप कर सकते हैं, उसको करना है। आपको दोनों नहीं करना है, इन दोनों में से एक करना है। एक तो बता दिए। अगर आपका मन है दूसरा प्रश्न हल करने का तो कैसे करेंगे उसको समझिए। किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि कम कौन है? अंश। तो यहाँ सबसे पहली लाइन यही होगा, माना अंश बराबर यक्स। इसलिए हर कितना हो जाएगा? हर हो जाएगा अंश के दोगुने से एक अधिक है। किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है, ये हो गया। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो भिन्न कितना हुआ? इसलिए भिन्न हो गया अंश अब बटे हर, ये भिन्न हो गया। प्रश्न में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रश्नानुसार कि यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो भिन्न है x बाई 2x प्लस 1 और इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम होगा 2x प्लस 1 बाई x। व्युत्क्रम मतलब हर को अंश में, अंश को हर में बदल देते हैं तो व्युत्क्रम मिल जाता है। ये इन दोनों का योग जो है ये 2 से 16/21 है। तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सीधा और सरल प्रश्न है, आप खुद देख सकते हैं। इसमें आपको हल करने के लिए ये समीकरण बन गया यहाँ पे, अब सीधे इसको आपको हल कर देना है। हल कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x और 2x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x का x में हुआ तो x स्क्वायर और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो उसको ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा? 21 दूनी 42, 6 और 48, 10 58, 58/21। अब एक बार और लिखा जाए इसको, ये 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58/21। अब तुझे गुणा करके इसको दो घात के समीकरण, सीधे समीकरण के रूप में बदल देंगे और ये प्रश्न जो है अब एकदम सिंपल रूप में चला गया। अब तुझे गुणा कर लीजिए तो 21 का गुणा इधर होगा, 21 बचे 5 कम 5 5 दूनी 10, 105 x स्क्वायर और 21 अठे 8 कम 8 8 दूनी 16 x और प्लस 1 है तो यहाँ 21 ही बचेगा इज इक्वल ये 58 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 1 11 116 x स्क्वायर और 58 का x में करेंगे तो सीधे 58x ही होगा। बस अब इसको हल करना है तो 105 x स्क्वायर माइनस 116 x स्क्वायर प्लस 168x माइनस 5x, 5 कहाँ से आ गया? 58x ना, 58x प्लस 21। सजाती पदों को जोड़ लीजिए तो यहाँ कितना होगा? माइनस 6 5 1 और 11 10 1 और इधर जो है 8 में से 8 निकला 0, 6 5 1 प्लस होगा x और प्लस 21 कहाँ से है? हाँ 21, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से माइनस का गुणा करा दो
इसको हल कर देंगे, यक्स का मान निकल जाएगा, यक्स के मान पे वहाँ पे भिन्न का मान निकाल लेंगे। यह है प्रश्न नंबर 7वें का को का अथवाला। इसी तरह से प्रश्न नंबर यह है प्रश्न नंबर ख जो है ऊंचाई और दूरी से, हाइट एंड डिस्टेंस है। इसका गुणनखंड बहुत इजीली हो जाएगा, 11 के इसका गुणा करा लीजिए। 110 को 2 भागों में तोड़ना है, तो यहाँ से ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है एक बहुमंजिली, क्वेश्चन नंबर 7वें का ख। प्रश्न एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। भवन जो है 8 मीटर ऊंचा है। मान लें कि भवन ए बी है और एक बहुमंजिली इमारत है, और इसके शिखर से इसके शिखर को और इसके आधार को देखा जा रहा है, तो अवनमन कोण मिल रहा है 30 अंश और दूसरा मिल रहा है 45 अंश। 45 अंश ये है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे मकान के शिखर का और तल के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोगों को इसकी कुल ऊंचाई निकालनी है और दूरी ये निकालना है, और ये हम लोग इसे बना लेते हैं। और रचना से देखा जाए तो यह ए बी 8 मीटर का है, तो ये भी 8 मीटर का ही होगा। तो इसमें हम लोग यच पूरा ना मान के इतना ही यच माने, और इस भवन की ऊंचाई निकालने के लिए यच का मान निकाल के उसमें 8 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और इस रचना में ये आयत बनता है, आयत बनेगा तो ये यक्स होगा, तो ये भी कितना होगा, यक्स ही होगा। अब ये अवनमन कोण 30 अंश का है, तो अंतःकांतर कोण से ये भी 30 अंश का हो जाएगा। ये 45 अंश का है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 45 अंश का हो जाएगा। इसमें आपको लिखना पड़ता है कि माना बहुमंजिली भवन PQ है, बहुमंजिली भवन PQ के शीर्ष P से भवन AB 8 मीटर ऊंचे भवन AB के शिखर और आधार का अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। इसके बाद से माना क्या माना, तो BQ बराबर यक्स मीटर, इसलिए AR बराबर हो जाएगा यक्स मीटर। और मानने में एक और माना जाएगा PR बराबर यहाँ पे PR बराबर कितना, H मीटर, ये माना जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए ले लीजिए पहले त्रिभुज APR, दोनों मान निकालना है, x का भी h का भी। तो हम लोग दो राशियां हो रही हैं x और h, इसलिए हम लोग को 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। एक समीकरण बन जाएगा इस त्रिभुज में, यहाँ से क्या होगा, लंब बटे आधार बराबर tan, इस त्रिभुज में APR में इस कोण के सापेक्ष ये लंब हुआ, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो लंब है PR यानी कि h, और आधार है AR माने x, और थीटा की जगह पे 30 अंश। तो ये हम लिख दिए h बटे x बराबर tan 30। आप चाहो तो यहाँ अलग से भी लिख सकते हो कि PR/AR इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसे भी लिख के तब इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ h किसी का मान नहीं पता, केवल tan 30 का मान पता है, 1 बटे कौड़ी में 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x का मान कौड़ी में 3 h। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। और फिर लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज बड़ा वाला PBQ में h + 8। अब ये पूरा लिया जाएगा ना, PQ लिया जाएगा पूरा, तो PQ बटे BQ। तो PQ का मान जो है h धन 8 है, तो h + 8/x इज इक्वल टू tan 45। tan 45 का मान होता है कितना, इसका मान होता है 1, यानी कि h + 8 इज इक्वल टू x। और x का मान यहाँ निकालें हम लोग, तो x का मान वहाँ से उठा के रख दें यहाँ पे, ये हो जाएगा कौड़ी में 3h। कहाँ से, तो समीकरण 1 से। अब देखिए, अब आपके पास समीकरण उसमें केवल एक राशि है h। अब इसका मान निकाल लेंगे, तो h माइनस √3h इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस √3, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बटे, अब हर में कड़ी रहने नहीं देते हैं, आपको पता है,
तो हर से कड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन करेंगे। कॉन्जुगेशन किसका, 1 + √3 और 1 + √3। ठीक है, अंश में हो जाएगा 8 1 + √3 और हर में हो जाएगा 1 - 3। ये हो जाएगा 8 1 + √3 बाई -2 एंड -4 × 1 + √3 इतना मीटर जो है। अब चूंकि ये ऊंचाई है इसलिए ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे तो h बराबर हो जाएगा 4 1 + √3। ये ऊंचाई हो गई और ऊंचाई में √3 में माइनस क्यों आ रहा है, माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, h/x 10√3 तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो h√3 और x = h सही है। फिर यहाँ चलेंगे तो h + 8/x ठीक है = 1045 एक हुआ, ये हुआ। x की वैल्यू रखे, इसका पक्षांतर किए। हाँ ऊंचाई है तो ऊंचाई की वजह से इस ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे और x का मान निकालना है आपको तो x का मान हो जाएगा समीकरण 1 में मान रख देंगे h का तो हो जाएगा कड़ी में 3 और h का मान 4 1 धन कड़ी में 3 यानी कि 4 हाँ तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ लिख सकते हैं 3 धन कड़ी 3 मीटर। ये जो है ये प्रश्न हो गया ठीक है। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 7वें का जो ख का अथवा है उसको आप देख लीजिए, ये हो गया। प्रश्न नंबर 7वें के ख का जो अथवा है उसको हम करेंगे। अथवाला, अथवा कहाँ गया भाई, हाँ ये त्रिकोणमिति से प्रश्न है। सिद्ध कीजिए। त्रिकोणमिति से 2 प्रश्न दिए हैं 6 नंबर में, 3-3 नंबर का एक प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी वैल्यू को 2 सिद्ध करना है। तो भाई ये तो RHS से आने से रहा, आने की संभावना LHS से ही है और LHS से कैसे आएगा ये 1 + cot मतलब cos बटे साइन माइनस कोसेक मतलब 1/sin और इधर हो जाएगा 1 + sin बटे cos और प्लस 1/cos, ये हुआ। अब बहुत कर सकते हैं हम लोग, तो LCM लेके जोड़ सकते हैं अंश को, तो ये साइन थीटा LCM हो जाएगा और जोड़ेंगे लोग तो साइन थीटा प्लस कास थीटा -1 पहला हो गया और दूसरे को जोड़ेंगे लोग तो यहाँ LCM कास थीटा होगा और यहाँ भी होगा साइन कास थीटा और यहाँ पे इससे भाग करेंगे तो साइन, तो यहाँ साइन बचेगा और यहाँ भी बचेगा क्या 1। अब अंश में देखिए साइन प्लस कास -1, साइन प्लस कास +1 मतलब यहाँ a प्लस भी है, यहाँ a माइनस भी है। तो अंश में जो है a + b का होल, यहाँ जो है साइन थीटा प्लस कास थीटा को एक पद मान लिया जाए तो इसका होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर वर्गांतर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखिए अब यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर से इसको तोड़ लिया जाए तो ये मिल जाएगा a² मतलब साइन स्क्वायर, b² मतलब कास स्क्वायर प्लस 2 साइन कास और -1 बाई साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब इसके आगे बढ़ेंगे लोग तो एक लाइन और लिखते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कास थीटा और -1 बाई साइन थीटा कास थीटा।
अब इस एक से एक कट गया, इसके कटने के बाद तब ये कास से कास कटा, साइन से साइन कटा और फाइनल उत्तर आ गया कितना 2। तो बोल के लिखने में इतना टाइम लगा, आप अकेले लिखोगे तो ये बहुत जल्दी लिखा जा सकता है। तो बहुत ही आसान और सरल सा प्रश्न था 3 नंबर में। ये प्रश्न जो है आपको बोर्ड के पेपर में 2020 में 3 नंबर में पूछा गया है। और इसी का जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में क्या है, तो दूसरे भाग में है, दूसरे भाग का प्रश्न है cos थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस प्लस साइन। तो त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने का एक तरीका होता है कि आप अधिक से कम आसानी से ला सकते हैं। कम से अधिक लाना कठिन है, मतलब इसमें इससे ये लाना थोड़ा कठिन है, इससे यह लाना एकदम सरल है, आसान है। तो इसको कैसे लाया जा सकता है उसको देखिए। LHS लीजिए, LHS लेने के बाद अब इसमें देखिए ये भी कठिन प्रश्न नहीं है, बशर्ते आप इसमें थोड़ा सा आपको ये गणित आना चाहिए कि पदों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, ये आना चाहिए, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए साइन कास का पद है और नीचे टेन काट का है, कोई मतलब नहीं है। या तो इसको टेन काट में बदलिए, संभव नहीं है, तो टेन काट को साइन कास में बदल दीजिए, एकदम आसान है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि इसको बदलेंगे साइन और कास में। तो साइन थीटा बटे कास थीटा अब प्लस यहाँ पे साइन थीटा तो अंश में है ही, और इसको हम लोग बदलेंगे कास थीटा अब बटे साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको लघुत्तम लेके जोड़ेंगे लोग, तो ये हो गया कास स्क्वायर थीटा, सॉरी कास थीटा, और नीचे जो है LCM लेके इसको जोड़ दें तो कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा और प्लस लगा के अब ये साइन थीटा अपने अंश में है और हर में इसमें लघुत्तम होगा साइन थीटा, और जब जोड़ेंगे लोग तो साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ कास माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कास है, तो यहाँ भी कास माइनस साइन बनाया जा सकता है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया जाए, वह माइनस यहाँ चला आएगा, तो कास माइनस साइन यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, और ये हर का हर जो है अंश में जाएगा, तो कास का कास में और साइन का साइन में गुणा होगा। तो ये मिटा रहे हैं, अभी 1-2 लाइन चलेगा वो प्रश्न। अब देखिए, अब इस प्रश्न में क्या करना है, तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा बाई कास थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन स्क्वायर बाई, और यहाँ हो जाएगा फिर जो यहाँ है वही यहाँ हो जाएगा, इसी के लिए तो किए हैं माइनस, ये हो जाएगा कास थीटा और माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये हर इसके बराबर है, कास माइनस साइन यहाँ भी है, कास माइनस साइन यहाँ भी है, क्लियर। अब ये हर बराबर तो हम सीधे जोड़ या घटा लेते हैं, जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, घटाना है तो घटा लेंगे। तो यहाँ पे कास थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस आपका काम हो गया। अब यहाँ से घबराना नहीं है, यहाँ के बाद अब जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधे वर्गांतर का सूत्र लगा दीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा, और हर में तो अभी है ये पद कौन सा, कास थीटा और माइनस साइन थीटा। अभी पूरा कोष्टक इस पूरे कोष्टक से कटेगा, बच जाएगा हम लोग के पास कास प्लस साइन या साइन प्लस कास, तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा कास थीटा और प्लस साइन थीटा। 3 नंबर का प्रश्न है, एकदम आसानी से बिना कहीं सोच समझ के, बिना किसी झिझक के एक साथ लगने वाला, एक सांस में लगने वाला ये भी प्रश्न है। तो यहाँ आके आपका पेपर जो है पूरा होता है। और कुल मिला के देखेंगे तो पिछले 2 वीडियो जो है 40-40 मिनट के आसपास थे, 40 दूनी 180, ये भी 40 या 50 मिनट का होगा, तो 180 और 40 ही जोड़ा तो 120, 2 घंटा बोल के, इतना बोल के करने पे 2 घंटे का समय लगा। अगर इसको अकेले किया जाए तो यह पेपर जो है बहुत सरलता से 1.25-2 घंटे के अंदर जो है हल किया जा सकता है। बाकी समय में आप अपने पेपर को अच्छे से दोहरा सकते हैं। इसी तरह से आगे चल के और भी पेपर पे प्रैक्टिस किया जाएगा, अंशाल को हल किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।
पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देख के चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और कोई अगर बात उस तरह की है या कोई पूछने वाली बात है तो उसको बेझिझक पूछिए, आपको पूरा बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।